I welcome you all to Major HS Kalsi's Valnoi Academy. This is Abhishek, GS faculty at Valnoi. Today we are going to discuss History PYQ of 2024 second paper. आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखेंगे जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है. लेट्स स्टार्ट. एनडीए एग्जामिनेशंस. So today we are going to cover previous year question of NDA NA written examination of history. हिस्ट्री का हम 2024 का जो सेकंड पेपर अभी रिसेंटली हुआ है उसके हम क्वेश्चंस देखेंगे. क्या अप्रोच होनी चाहिए एग्जामिनेशन में, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. लेट्स स्टार्ट. सो हियर वी गो विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है. पहला क्वेश्चन महाजनपदास से पूछा गया है कि तक्षशिला वाज द कैपिटल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग महाजनपदास ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री. एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहा है कि तक्षशिला की कैपिटल क्या थी महाजनपदास की. पहले ये जानिए व्हाट इज महाजनपदास. महाजनपदास बना कैसे. सो यू शुड बी रिमेंबर, पहले आती है फैमिली, सारी फैमिली मिलके बनती है व्हाट, जना. जना. सो व्हाट हैपन, आप थोड़ा रिवाइंड करके सोचें तो व्हाट हैपन, फैमिली विल कम, फैमिली सारी फैमिली मिलके बनेगी ग्राम, ग्राम विल फॉर्म इनटू व्हाट, जना. जना इज अ ट्राइब एंड सेवरल जना विल फॉर्म व्हाट, जनपद, and then several janpad will come and then form महाजनपदास. और एंशिएंट में कितना महाजनपदास फॉर्म होता है, there was 16 महाजनपदास. so what happened, how many महाजनपदास were there, there was 16 महाजनपदास. and out of this 16 महाजनपदास there is rise of only one. out of this 16 the rise of मगध. किसका राइज होगा, राइज होगा मगध का. तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तक्षशिला वाज द कैपिटल. तक्षशिला की कैपिटल क्या थी, द तक्षशिला कैपिटल वाज गांधारा. गांधारा वाज द तक्षशिला कैपिटल. बट आप बोलोगे सर और 16 महाजनपदास कौन से थे. 16 महाजनपदास में आपका पांचाला था, कुरु था, काशी था, अवंती था, ठीक है, ये सारे आपको पता चले, कोशाला था, ठीक है, मत्सा था, ठीक है, ये सारे कैपिटल्स थे. अगर आप बोलो कि कुरु के कैपिटल क्या है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कुरु, कुरु की कैपिटल आपकी है that is called हस्तिनापुर. हस्तिनापुर that is इंद्रप्रस्थ आज की डेट में. काशी की कैपिटल आपकी बनारस थी, बनारस. एंड अवंती की दो कैपिटल थी, एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है, अवंती की दो कैपिटल थी. नॉर्थ कैपिटल वाज उज्जैन. उज्जैन इसकी नॉर्थ कैपिटल थी. और दक्षिण में जो कैपिटल थी, साउथ जो कैपिटल थी वो थी इसकी महिष्मति. तो व्हाट यू शुड बी रिमेंबर, यू शुड बी रिमेंबर अबाउट 16 महाजनपदास. महाजनपदास आया कैसे, 16 महाजनपदास की कैपिटल्स क्या थी, और 16 महाजनपदास में से राइज किसका हुआ, राइज हमको देखने को मिला राइज ऑफ मगध. मगध की कैपिटल क्या थी, मगध की कैपिटल थी आपकी राजगिरा, पाटलिपुत्रा, और मगध ही राइज होता है. अगर आप मैप के फॉर्म में अगर आप देखना चाहोगे तो आप यू शुड बी लाइक, आपको पता भी होना चाहिए कि अगर मान लीजिए ये है हमारा इंडिया का मैप था और इसमें 16 महाजनपदास थे, तो यहां पर आपका तक्षशिला था, ठीक है, यहां पर आपका मगध था, दिस वाज मगध, ठीक है, दिस वाज योर दिल्ली हियर, दैट इज कॉल्ड कुरु, कुरु. एंड दिस वाज योर अस्माका. साउथ में केवल एक ही था, दैट इज कॉल्ड अस्माका. दिस वाज द रीजन. तो इसमें से राइज किसका होता है, दिस वाज द राइज, द राइज वाज राइज ऑफ मगध. मगध राइज होता है. और मगध में जो रूल करते हैं वो रूल करते हैं हरियंका डायनेस्टी. क्यों, मगध की लोकेशन बहुत प्रोमिनेंट थी, ट्रेड रूट पे स्टैब्लिश था, सबसे ज्यादा टैक्सेशन था, गंगा द्वाब था, द फर्टाइल लैंड वाज देयर एंड द लोकेशन वाज वेरी प्रोमिनेंट. दैट्स व्हाई द राइज ऑफ मगध वाज देयर. एंड द पावरफुल डायनेस्टी स्टार्टेड रूलिंग, दैट इज हरियंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी. ये सारे कारण थे, इसी वजह से दे कीप ऑन राइजिंग. सो द करेक्ट आंसर ऑफ तक्षशिला, तक्षशिला का करेक्ट आंसर क्या था, दैट इज कॉल्ड योर गांधारा. गांधारा इज योर करेक्ट आंसर. सो दिस वाज योर करेक्ट आंसर. अगर आप पीवाईक्यू को थोड़ा देखें ना तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है. महाजनपदास से क्वेश्चंस बार बार एग्जामिनेशन में एनडीए में पूछे जा रहे हैं, तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, who among the following was the last governor general. क्वेश्चन पढ़ो, who was the following was the last governor general of India before the office was permanently abolished. जब ये ऑफिस को अबॉलिश कर दिया गया, who was the last, तो कुछ क्या आंसर होगा. ऑप्शन ए वाज लॉर्ड माउंटबैटन,
सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड वेवेल एंड लॉर्ड लिंगलिथगो। क्या आंसर होगा? अगर आप इस चीज को देखोगे, माउंटबेटन का जो टाइम पीरियड था 1947 से लेके 1948 तक था, ये आया ही था इंडिया का पार्टीशन करने। ही वाज द लास्ट वाइसराय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड वेवेल का टाइम पीरियड क्या था? द टाइम पीरियड वाज 1944 से लेके 1947 तक लॉर्ड वेवेल तक टाइम पीरियड था, जिसमें वेवेल प्लान आपको देखने को मिलेगा। लॉर्ड लिंगलिथगो का टाइम पीरियड कितना था? दैट इज 1932 to 1944. This was the time period. This was the time period of Lord Linglithgow. तो ये आपको पता होना चाहिए। The correct answer will be C. Rajgopalachari. He was the last गवर्नर जनरल वाइसराय ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। उसके बाद इसको अबॉलिश कर दिया गया, सी राजगोपालाचारी। इनको राजा जी भी बोला जाता है, ही वॉज कॉल्ड राजा जी। इनको क्या बोला जाता है? ही वॉज कॉल्ड राजा जी। ही वॉज ऑल्सो नोन एज राजा जी। एंड ही बिकम होम मिनिस्टर आफ्टर द डेथ ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड ही रिसीव्ड भारत रत्न। इनको भारत रत्न भी मिला। कब मिला? 1955 में ही रिसीव्ड भारत रत्न in 1955. And then what happened? He resigned from Congress in 1959 and formed his own party, that is Swatantra Party, and founded Swatantra Party. In 1959. So why I am giving you so much of information? तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? Who was the last गवर्नर जनरल? क्वेश्चन को ब्रेक करके पढ़ें। बिफोर दिस ऑफिस वाज अबॉलिश्ड, तो लास्ट वाज माउंटबेटन, बट द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल वाज सी राजगोपालाचारी। द आंसर विल बी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। So this is information what I give. He was known as Rajaji and he received Bharat Ratna in 1955 and he became the Home Minister of Independent India after the death of Vallabhbhai Patel. Vallabhbhai Patel के death के बाद he became the Home Minister and he resigned from Congress in 1959 and founded a new party that is स्वतंत्र पार्टी। और नई पार्टी बनाई स्वतंत्र पार्टी। माउंटबेटन आया ही था पार्टीशन करने, तो माउंटबेटन प्लान जो 3 जून प्लान के लिए बहुत फेमस है, दिस वाज द रीजन। Then Lord Linglithgow was there. What happened? Lord Linglithgow, इनके टाइम पे आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कांग्रेस ऑल्सो रिजाइन इन 1939। वर्ल्ड वॉर 2 भी शुरू हुआ एंड इवन द ऑगस्ट ऑफर वाज आल्सो गिवन, क्रिप्स मिशन वाज आल्सो गिवन, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज आल्सो स्टार्टेड। एंड वेवेल प्लान, लॉर्ड वेवेल जो थे हमारे वाइसराय, इनके टाइम पे वेवेल प्लान हमको देखने को मिला। इसका टेन्योर 1944 से लेके 1947 का था, जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था। So he was the viceroy at that time. So this is information. ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया था। देखिए आप एनडीए के पेपर को बहुत क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो काफी कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी। काफी बेसिक तरीके से ये पेपर को आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको थोड़ा क्रोनोलॉजिकल का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कब कौन गवर्नर जनरल आया, कब कौन वाइसराय आया, किस अकॉर्डिंग इवेंट्स हुए। सो दिस इज द इजी वे, तो आपको रिमेंबर करने के लिए दिक्कत नहीं होगी। हियर वी गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर केम, that is which among the following statement about industrial revolution is correct। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बोला जा रहा है। जैसे ही मेरे दिमाग में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है तो मैं सोचता हूं कि ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगिन कब हुआ? व्हेन दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगिन, दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज बिगिन इन ब्रिटेन। आपके एनडीए में क्वेश्चन भी आप देखेंगे पीवाईक्यू में पूछा गया था, सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहां स्टार्ट हुआ? ये ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था। कब? हाँ हुआ था, ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था। When this was started, it was started around 1760. It was started in 1760. So what was this period of industrial revolution? इस पीरियड को क्या बोलते हैं? It was a period of innovation. इसको period of innovation बोला जाता है and mechanization that spread throughout the world. तो यहाँ पर industrial revolution start हुआ और पूरे दुनिया में इसको spread किया गया। So it's a basically what? Invention of machine. It is basically the invention of machine. Industrial revolution को आप basic definition को समझें तो इसको इन्वेंशन ऑफ मशीन बोला जाता है टू रिप्लेस द हैंड टूल। इन्वेंशन ऑफ मशीन टू रिप्लेस हैंड टूल। दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर। सो इसमें क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला बोला गया थॉमस सेवरी इन्वेंटेड एस्ट्रोलैब, थॉमस न्यू कॉमन इन्वेंटेड केमिकल डाइस, जेम्स वॉट इन्वेंशन कन्वर्टेड द स्टीम इंजन। जेम्स वॉट ने कन्वर्ट किया स्टीम इंजन from being a mere pump into one
which would provide energy to power machine in factories. ठीक है, मैथ्यू बोल्टन डिस्कवर्ड द टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग द गोल्ड ऑफ इंप्योरिटीज। देखिए इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर है वो है जेम्स वॉस्टन वाला। तो इंप्योरिटीज वाला ऑप्शन गलत है, इट वाज नॉट मेंशन, एंड थॉमस सेवरी इन्वेंटेड एस्ट्रोलैब, दिस वाज आल्सो रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर था जेम्स वॉट, हु इन्वेंटेड और इन्वेंशन कन्वर्टेड द स्टीम इंजन, जिसने स्टीम इंजन को कन्वर्ट किया था फ्रॉम बीइंग अ मेयर पंप इनटू व्हिच वुड प्रोवाइड एनर्जी टू पावर मशीन इन फैक्ट्रीज। द आंसर वुड बी योर सी ऑप्शन। सो व्हाट आई डिस्कवर्ड, व्हाट आई टोल्ड, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ ब्रिटेन में, ये आपको याद रखना, 1760 में इसको स्टार्ट किया गया। बेसिकली ये क्या था, इन्वेंशन ऑफ मशीन्स थी टू रिप्लेस द हैंड टूल्स। सो वर्ल्ड हिस्ट्री से भी हमको यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। Here we go with the next question. The first cotton mill in British India, which began the production in 1856, was set up by, पहली कॉटन मिल जो कि ब्रिटिश इंडिया ने बिगेन की गई थी वो किसने स्टार्ट की गई थी। सबसे पहले याद रखिए जो कॉटन मिल थी वो कहां पर स्टार्ट की गई थी, फोर्ट ग्लॉस्टर कलकत्ता में स्टार्ट किया गया था। कहां पर, फोर्ट ग्लॉस्टर में इसको स्टार्ट किया गया था। कहां स्टार्ट किया गया था, 1856 कलकत्ता में किया गया था, कलकत्ता में किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन जो कि बोला जाता है घनश्याम दास बिरला, जमनलाल बजाज एंड अंबालाल साराभाई एंड CN दवर। तो करेक्ट आंसर इज CN दवर। CN दवर का जो पूरा नाम था वो था दैट इज कॉल्ड कोवाजी, KOWASZEEN, दैट इज कॉल्ड नाना बॉय दवर। इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, दैट इज करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज फर्स्ट कॉटन मिल जो स्टार्ट किया गया था। अंबालाल साराभाई का जिक्र आपको अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में देखने को मिलेगा जो कि 1918 में किया गया था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ही वाज एसोसिएटेड विद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक से एसोसिएटेड है। सेम विद घनश्याम दास बिरला वाज अ इंडस्ट्रियलिस्ट, ही वाज आल्सो देयर, एंड जमनलाल बजाज, इनके बारे में आप जान लीजिए, ही वाज participated in your non-cooperation movement and he also started 1923 that is called झंडा सत्याग्रह। अगर एग्जामिनेशन में आ जाता है झंडा, जिसको फ्लैग सत्याग्रह बोलते हैं, झंडा सत्याग्रह जो कि बिगिन किया गया था वो कहां किया गया था, किनके द्वारा किया गया था, जमनलाल बजाज के द्वारा किया गया था। एंड ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन व्हाट, बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन, बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन, साइमन कमीशन में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अगर आ जाता है आपको फ्लैग सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया गया था, क्योंकि एनडीए के पेपर में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता था, महान सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया गया था 1927 में, PYQ, दैट इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर साहब, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो झंडा सत्याग्रह, इसको फ्लैग सत्याग्रह, मैं यहां पर कोड कर रहा हूं रेड में, फ्लैग सत्याग्रह। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा झंडा और फ्लैग में, आप लोग बेझिझक मारिए जमनलाल बजाज, ठीक है। इसका जो फर्स्ट कॉटन मिल की थी दैट इज CN दवर, दैट इज कोवाजी नाना बॉय दवर, द करेक्ट आंसर इज दिस। अंबालाल साराभाई अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और ये एनडीए का PYQ भी है। गांधी जी की पहली हंगर स्ट्राइक, पब्लिक हंगर स्ट्राइक कहां पर स्टार्ट की गई थी, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, बिकॉज डिस्प्यूट चल रहा था कॉटन मिलों और वर्कर के बीच में, ठीक है। तो इसलिए आपको अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी याद रखना है, ठीक है। घनश्याम दास बिरला, ही वाज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, यू शुड रिमेंबर जस्ट थिंग। तो मैंने चारों ऑप्शन को आपको डिफाइन करने का मेरा मतलब क्या है, मेरा मतलब ये कि बस आप एक तरीके से सोचें कि PYQ को कितने आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, क्या अप्रोच आपको होनी चाहिए। कल के दिन बी ऑप्शन से ही क्वेश्चन बन के आ जाएगा नेक्स्ट ईयर पेपर में 2025 में। फिर क्या करेंगे आप, फिर आ जाएगा झंडा सत्याग्रह, फ्लैग सत्याग्रह इन 1923 वाज इनिशिएटेड बाय हुम। तो आपको कम से कम एक क्वेश्चन से दो इंफॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए, जिससे कि आपको अप्रोच पता चले किस तरीके से एग्जामिनेशन में अप्रोच होनी चाहिए। Here we go with our next question. Inspired by Dandi March by Mahatma Gandhi in Tamil Nadu, C. Rajagopalachari led Salt March. देखिए जब 1930 में गांधी जी ने अपनी 11 पॉइंट्स डिमांड रखी और ब्रिटिश से बोला कि हमारी 11 शर्तें मानो, जिसमें अबॉलिश ऑफ सॉल्ट लॉ था, ठीक है, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर था,
ठीक है, रिफॉर्म इन सीआईडी था। गांधी जी ने अपनी 11 शर्तें मारी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी बोला और वाइसराय को भी बोला कि आप हमारी 11 डिमांड मानो, अगर आप हमारी 11 डिमांड नहीं मानोगे तो हम एक डांडी मार्च स्टार्ट करेंगे, सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे साबरमती आश्रम से डांडी तक। फिर गांधी जी ये स्टार्ट करते हैं, तो उसी को लेके ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पूछा गया है कि जो सी राजगोपालाचारी हैं, जो तमिलनाडु में सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया था, वो कहां से कहां तक स्टार्ट किया गया था। सो हियर द ऑप्शन जो बोला जाता है, तिरुनेलवेली टू नागरकोल, कांचीपुरम टू महाबलीपुरम एंड तिरुचिरापल्ली टू वेदारनियम ऑन तंजौर कोस्ट और चेन्नई टू वेल्लोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर इज तिरुचिरापल्ली टू वेदारनियम ऑन तंजौर कोस्ट। द करेक्ट आंसर इज सी। आप अगर इस चीज को समझें तो ये जो मूवमेंट था, इसी से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दिस वाज द मैप ऑफ इंडिया। तो ये बोला जाता है कि भाई कहां कहां मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो तमिलनाडु कोस्ट पे जो मूवमेंट स्टार्ट किया गया, वो मूवमेंट स्टार्ट किया गया सी राजगोपालाचारी के द्वारा। इतना आपको पता है। उड़ीसा में इसको लीड कर रहे थे आपके गोपाल बंधु चौधरी। गुजरात में चल रहा था आपका नो टैक्स कैंपेन। कहां पर? गुजरात। यहां पेशावर में भी मूवमेंट चल रहा था, दैट इज खान अब्दुल गफर खान। जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इनको बोला जाता है फ्रंटियर गांधी। ही वॉज नोन एज फ्रंटियर गांधी। आपके एग्जामिनेशन में एक और क्वेश्चन आया था, खान अब्दुल गफर खान की एक वॉलंटियर ब्रिगेड थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था खुदाई खिदमतगर पार्टी, जिसको रेड शर्ट्स भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है एनडीए में। इनकी एक वॉलंटरी ब्रिगेड भी थी जिसको बोलते हैं खुदाई खिदमतगर, जिसको रेड शर्ट्स बोलते हैं, जिन्हों का कंट्रीब्यूशन था कि भाई हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में और फ्रीडम स्ट्रगल में इंडिया का साथ देंगे। गांधी जी से बहुत इंस्पायर्ड थे। नागालैंड और मणिपुर में भी मूवमेंट चल रहा था, नागालैंड एंड मणिपुर, दैट इज रानी गेंदगलू। रानी टाइटल was given by Jawaharlal Nehru. So in the age of 13 she raised the banner against the Britishers. दार्सना में भी मूवमेंट चल रहा था, दैट इज सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। सो कहने का क्या मतलब है, दीज आर द डिफरेंट सेक्शंस जहां पर मूवमेंट चल रहा था। एंड बिहार में भी चल रहा था नॉन पेमेंट ऑफ चौकीदारी टैक्सेस। तो कहने का क्या मतलब है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़े तो आपको सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे कि इंडिया में कहां कहां मूवमेंट चल रहा था। अब यही क्वेश्चन आपके में पूछ दिया गया, तमिलनाडु कोस्ट पे जो सॉल्ट मार्च निकाला गया था, तमिलनाडु कोस्ट पे वो कहां से कहां तक निकाला गया था? तिरुचिरापल्ली टू वेदरनियम तक निकाला गया था। तंजौर कोस्ट पे गांधी जी ने कहां से कहां तक निकाला गया था? साबरमती से डांडी तक निकाला गया था, जो कि 11 मार्च से शुरू किया गया था फ्रॉम डांडी और साबरमती आश्रम, जो कि डांडी पे जाके उन्होंने सॉल्ट रो ब्रेक किया था। और वहीं पर फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। और यहां पर हमारे डिफरेंट सेक्शंस में लोगों ने पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो करेक्ट आंसर इज सी। अब देखिए, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है एनडीए का पीवाईक्यू। इस बार का जो 2024 का सेकंड पेपर हम देख रहे हैं, कई क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो पीवाईक्यू से डायरेक्टली बन रहे हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया है, आचार्य विनोबा भावे। पहली बात तो आचार्य विनोबा भावे वाज अ डिसाइपल ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के शिष्य थे, महात्मा गांधी के आदर्श को बहुत फॉलो करते थे। एंड ही रिसीव्ड द फर्स्ट डोनेशन ऑफ लैंड अंडर भूदान मूवमेंट। भूदान का ही मतलब होता है गिफ्ट ऑफ लैंड। तो इन्होंने ये भूदान मूवमेंट स्टार्ट किया था। जो लैंडलेस लोग थे उनको लैंड देने की बात की गई थी। सो बेसिकली इसका मेन मतलब क्या था, इट एम टू परस्यूड अ वेल्दी लैंड ओनर टू डोनेट व्हाट, टू डोनेट अ पोर्शन ऑफ लैंड टू द लैंडलेस पीजेंट।
तो ये क्या बोला गया था, ये परस्यू कर रहे थे बड़े बड़े जमींदारों के पास, बोल रहे थे कि भाई आपके पास कुछ लैंड है, जो लैंडलेस पीजेंट को प्लीज दे दीजिए। तो सबसे पहले पहला डोनेशन इन्होंने कहां से स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन ए रामगढ़, गरवा, हैदराबाद और पुच्चमपल्ली। द करेक्ट आंसर वाज पुच्चमपल्ली इन तेलंगाना। और ये कब स्टार्ट किया गया था? ये स्टार्ट किया गया था 1951 में। इट वाज स्टार्टेड इन 1951। आचार्य विनोबा भावे, ही वाज अ डिसाइपल ऑफ व्हाट? ही वाज अ डिसाइपल ऑफ महात्मा गांधी। दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर। और ये क्यों बोला गया था कि जो वेल्दी लैंड ओनर थे उनसे बोला गया था आप अपना लैंड दें। और हुआ क्या था इसमें, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था। लोगों ने जो लैंड देना स्टार्ट किया गया था वो बैरन लैंड था, अंडर कल्टिवेटेड लैंड था, वेस्ट लैंड था, वो डोनेट किया था। तो ये पुच्चमपल्ली जो प्रेजेंट डे तेलंगाना में पड़ता है, वहां पर इसको पहला डोनेशन मिला था। भूदान का मतलब गिफ्ट ऑफ लैंड होता है। 1951 में विनोबा भावे ने इसको इनिशिएट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेज, मेज जिसको मक्का बोलते हैं, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? हु इंट्रोड्यूस दिस मेज और मक्का इन इंडिया? सो यू शुड बी रिमेंबर द मेज दैट इज मक्का वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्चुगीज एंड इटली। पोर्चुगल और इटली ने इंट्रोड्यूस किया गया था द मक्का, जो कि आज प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में काफी प्रोमिनेंट है। महाराष्ट्र बॉर्डर पे भी काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है मेज का। तो पोर्चुगीज और इटली ने। और याद रखना, पोर्चुगीज जो पहले थे हमारे, जो कि इंडिया आए थे, दैट इज 1498, that is Vasco da Gama. He was a Portuguese who came to India. ये पोर्चुगीज थे जो कि इंडिया आए थे 1498 में, वाया इंडिया, इंडिया केम। एंड देन व्हाट हैपेंड, पोर्चुगीज के बाद आपके डच आए, फिर आपके इंग्लिश आए, फिर डैनिश आए, फिर आपके लास्ट में फ्रेंच आए 1664 में। सो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्रोनोलॉजी बताइएगा, तो सबसे पहले याद रखिएगा पोर्चुगीज आए थे, फिर then your Dutch came, फिर then your English came, then your Danish came, then your French came. So this was the correct chronology of advent of European. ये advent of European थे जो कि इंडिया आना स्टार्ट किए थे। ये चीज आपको याद रखनी है। कई बार एग्जामिनेशन में क्या पूछते हैं कि कब इनकी कंपनी बनी। पोर्चुगीज की जो कंपनी बनी थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी पोर्चुगीज, वो 1628 में बनी थी। डच की जो कंपनी बनी थी वो 1602 में बनी थी। और इंग्लिश की कंपनी 1600 में बनी थी। डेनिश की जो कंपनी बनी थी 1616 में बनी थी। और फ्रेंच की जो कंपनी बनी थी 1664 में बनी थी। 1664 में बनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये लोग आए जरूर थे, लेकिन कंपनी कब बना? कंपनी पोर्चुगीज का 1628 में बना, डच का 1602 में बना, इंग्लिश का 1600 में बना, डेनिश का 1616 में बना, फ्रेंच का 1664 में बना। ये सारी चीजें हैं आपको याद रखनी है। आपके एनडीए में लास्ट टू लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, डेनिश का हेडक्वार्टर कहां था? ये तंजौर में था, तंजौर। और सेकंड सेरमपुर में था। तो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने मिलते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन में। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और मेज किसने इंट्रोड्यूस किया था? पोर्चुगीज एंड इटली ने इंट्रोड्यूस किया था। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विजयनगर से। विजयनगर बहुत एक प्रोमिनेंट आप बोल सकते हैं क्वेश्चन है, जो कई बार एग्जामिनेशन में इंडिया का बहुत फेवरेट टॉपिक है विजयनगर। आप ऑल्टरनेटिव ईयर में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा विजयनगर का। पहली बात तो आप याद रखें, विजयनगर का जो किंगडम है विजयनगर, ये कब से कब तक इनका रूलिंग पीरियड था? 1336 से लेके 1646 तक था। 1336 से लेके 1646 तक इनका टाइम पीरियड था। इसको फाउंड किसने किया था? इट वाज फाउंडेड बाय हरिहर बुक्का, हरिहर बुक्का। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया हुआ है, फाउंडर के बारे में पूछा गया। हरिहर बुक्का 1336 से लेके 1646 तक ये रूल किए थे। और यू नो दे क्लेम दे वर रूलिंग ऑन बिहाफ। किसके बिहाफ पे लोग रूल कर रहे थे? क्वेश्चन ये पूछा गया है, किसके बिहाफ पे लोग रूल कर रहे थे? दे वर रूलिंग श्री विरूपक्षा। श्री विरूपक्षा इज बेसिकली अवतार और फॉर्म ऑफ विष्णु। इट इज अ फॉर्म ऑफ विष्णु। ये विष्णु के फॉर्म में है, इसलिए उनकी पूजा करते थे विरूपक्षा। लॉर्ड मुरुगन इज द फॉर्म ऑफ कार्तिकेय। इट्स अ व्हाट? इट्स अ फॉर्म ऑफ कार्तिकेय। कार्तिकेय है, कार्तिकेय आप कह सकते, कार्तिकेय वाज अ सन ऑफ शिवजी, शिवजी के सन है। एंड लॉर्ड वेंकटेश्वर, यू शुड बी रिमेंबर, इट वाज अ अवतार ऑफ विष्णु। अगेन अवतार ऑफ विष्णु, विष्णु you should remember. And Shri Vallabha is what? The incarnation of Jagat Guru Shri Dattatreya. He was the incarnation of Jagat Guru
दत्तात्रेय। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए और विजयनगर के बारे में आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन एनडीए का पीवाईक्यू है, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है विजयनगर एम्पायर के बारे में। अब विजयनगर एम्पायर से ही 2 क्वेश्चन आए हैं इस बार। अगर आप एनडीए का पेपर देखें तो विजयनगर एम्पायर से डायरेक्टली 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में। तो कहने का क्या मतलब है, विजयनगर एक बहुत प्रोमिनेंट टॉपिक है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन विजयनगर से मिलेंगे, विजयनगर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ऑफ विजयनगर ओनली। क्या क्वेश्चन पूछा गया, देखिए डोमिंगो पेस डिस्क्राइब द किंग इन दीज वर्ड। डोमिंगो पेस जो कि एक फॉरेन ट्रैवलर था, जो कि विजयनगर में विजिट किया था। डोमिंगो पेस कहां से विजिट किया था, ही वाज फ्रॉम वेयर, ही वाज पोर्चुगीज, पोर्चुगीज से आया था। सो इसने क्या डिस्क्राइब किया था, किस रूलर के बारे में पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ही डिस्क्राइब्ड मीडियम हाइट, अ फेयर कॉम्प्लेक्सियन एंड गुड फिगर रादर देन फैट देन थिन। He has on his face the sign of small pox। छोटे छोटे दाने देखने को मिलेंगे, साइन ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो ये बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द किंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। किस किंग के बारे में बात कर रहा है। तो पहली बात आपको याद रखना है, डोमिंगो पेस ही वाज फ्रॉम वेयर, कहां से आया था, तो कई बार पूछ भी लिया जाता है, ही वाज फ्रॉम पोर्चुगीज। और विजयनगर एम्पायर जो 1336 से लेके 1646 तक रूल कर रहे थे, इनके समय में मैक्सिमम फॉरेन ट्रैवलर विजिट किए थे। तो एक क्वेश्चन बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द किंग। तो कृष्णदेवराया, रामराया, देवराया सेकंड एंड देवराया फर्स्ट। So here the correct answer is Krishnadevaraya. Krishnadevaraya was an important ruler of Vijayanagar Empire. So correct answer is Krishnadevaraya. और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी and he wrote अम्लुक्त माल्यदा। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, उस नाम क्या था, अम्लुक्त माल्यदा। माल्यदा एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया ये किताब किस लैंग्वेज में लिखी गई है। इट वॉज रिटन इन विच लैंग्वेज, इट वॉज रिटन इन तेलुगु लैंग्वेज। इट वॉज रिटन इन तेलुगु लैंग्वेज, इसको तेलुगु लैंग्वेज में लिखा गया है। एंड हु वाज रामराया, ही वाज सन इन लॉ ऑफ कृष्णदेवराया, सन इन लॉ ऑफ कृष्णदेवराया। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। तो इनके समय में बहुत सारे ट्रैवलर्स आए थे। इब्न बतूता आया था जो कि मोरक्को से आया था, निकोला दी कॉन्टी जो कि इटली से आए थे, ठीक है, अब्दुल रज़ाक जो कि कहां से आए थे, जो कि पर्शिया से आए थे। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देवराया सेकंड के टाइम पे कौन आया था, दैट इज अब्दुल रज़ाक। हु केम, दैट इज अब्दुल रज़ाक। ये कहां से आए थे, ही वाज फ्रॉम पर्शिया, पर्शिया जो कि आज की डेट में हमारा ईरान है, तो पर्शिया से। देवराया के टाइम पे कौन आया था, निकोला दी कॉन्टी। इनके टाइम पे कौन आया था, निकोला दी कॉन्टी, जो कि कहां से आए थे, इटली से आए थे। तो कहने का क्या मतलब है, बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर आए थे। इब्न बतूता भी आए थे, याद रखना, इब्न बतूता एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं। इब्न बतूता कहां से आया था, ये मोरक्को से आया था। मोरक्को कहां पड़ता है आपके, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है। और उसने किताब भी लिखी थी, एंड ही रोट वन बुक दैट इज कॉल्ड रहला। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एनडीए में। तो कहने का क्या मतलब है, जब भी आप कोई पीवाईक्यू सॉल्व करें, इस तरीके से सॉल्व करें कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आए और आप हिट करो एग्जामिनेशन में कभी भी है। आप यूपीएससी के 10 साल के पीवाईक्यू को प्लीज करके जाएं, ऑप्शन वाइज करके जाएं। मेरी गारंटी है, मैं आपको बोलता हूं कि आप इस पेपर को सॉल्व कर लो बहुत इजी तरीके से। कई बार ऑप्शंस रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस के फॉर्म में रिपीट होता है। आप देखिए, कई बार कृष्णदेवराय की बुक के बारे में बताया मैंने, विजयनगर एम्पायर के बारे में बताया, फाउंडर बताया, टेन्योर बताया, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको इस तरीके से पेपर को सॉल्व करना। इब्न बतूता की बुक के बारे में बोला गया है, इब्न बतूता रहला। क्वेश्चन ये भी आया था कि जब विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम रूल कर रहे थे, तो उस समय दिल्ली सल्तनत में रूल कौन कर रहा था, किस डायनेस्टी का रूल हो रहा था, वो रूल कर रहे थे तुगलक वंश के रूलर मोहम्मद बिन तुगलक। तो तुगलक वंश रूल कर रहा था जब विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम और मदुरई किंगडम इंडिपेंडेंट हो गए थे साउथ में। वीकनिंग ऑफ दिल्ली सल्तनत स्टार्टेड फ्रॉम देयर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। दिल्ली सल्तनत के बारे में मैंने क्लास में भी कई बार डिस्कस किया है। दिल्ली सल्तनत को पहले स्लेव डायनेस्टी ने देखा, फिर खिलजी डायनेस्टी ने देखा, फिर तुगलक ने देखा, फिर सैयद ने देखा, एंड लास्ट वर लोधीस, और फिर होता है मुगल्स इन्वेजन ऑफ बाबर, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी, एंड बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल स्टार्टेड। दिस थिंग यू शुड रिमेंबर।
नेक्स्ट वन केम, देखिए एक पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी पीवाईक्यू है, पुराना पेपर उठा लेना, और ये पुराना पेपर से ही क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट और नॉट अ 5 प्रिंसिपल एंश्राइन इन पंचशील एग्रीमेंट इंडिया एंड चाइना इन 1954। 1954 में इंडिया और चाइना के बीच में पंचशील एग्रीमेंट हुआ था, उसमें कौन से 5 एग्रीमेंट में से कौन सा पार्ट नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 5 प्रिंसिपल। तो इसमें बोला गया म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, अग्रेसिव नहीं होना है, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, एक दूसरे के इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करना है, और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, पीसफुली कोएग्जिस्ट होना है, और कल्चरल कोऑपरेशन। देखिए कल्चरल कोऑपरेशन इज नॉट अ पार्ट, ये तीनों पार्ट है। और क्या है, दैट इज इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। वन मोर आई विल राइट, दैट इज इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। This thing you should remember. And this last one, mutual respect of what? Each other sovereignty and integrity. Mutual respect of each other mutual respect of each other sovereignty and टेरिटरी। तो कहने का क्या मतलब है, नॉन अग्रेसिव, नॉन इंटरफेरेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर सॉवरेनिटी एंड टेरिटरी, एंड कल्चरल कोऑपरेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ पंचशील एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। पुराना पेपर उठा के देखना, प्रॉपर तरीके से पीवाईक्यू है ये एनडीए का। सो मेरा कहने का बस एक ही मतलब है कि आप लोग पीवाईक्यू को प्लीज थोड़ा बढ़िया तरीके से करें, और आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगेन आई विल से अ रिपीटेड क्वेश्चन, कनकलता बरुआ, फ्रीडम फाइटर कनकलता बरुआ सेक्रीफाइस हर लाइफ व्हाइल पार्टिसिपेटिंग इन, बताइए कनकलता बरुआ, ये भी पीवाईक्यू ही है एनडीए का, ठीक है। शी लेड हर लाइफ इन द एज ऑफ 17 टू होस्ट द ट्राइकलर फ्लैग, झंडा फहराने के लिए, ट्राइकलर फ्लैग को होस्ट करने के लिए 17 साल की उम्र में क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने अपनी शहादत दे दी। शी डाइड एंड सेक्रीफाइस हर व्हाइल पार्टिसिपेटिंग इन क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जो आपका 1942 में स्टार्ट हुआ था, और टर्म क्विट इंडिया मूवमेंट का किसने कॉइन किया था, टर्म वाज कॉइन्ड बाय whom? इट वाज कॉइन्ड बाय यूसुफ मेहर। यूसुफ मेहर के द्वारा इसको कॉइन किया गया था। हु कॉइन? यूसुफ मेहर टर्म कॉइन। इसका स्लोगन क्या था, डू और डाई। किसने दिया था, गांधी जी, महात्मा गांधी गेव द स्लोगन डू और डाई। सो कनकलता बरुआ, she sacrificed his life in the age of 17 to host a tricolor flag. This you should remember. रॉलेट सत्याग्रह क्या हुआ था इसमें, what happened, any Indian could be arrested and could be sentenced for 2 year imprisonment, no appeal, no दलील and no वकील। तो ये चीज आप लोग याद रखना। रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922 तक स्टार्ट किया गया था, लेकिन एक इंसिडेंट हो जाता है, दैट इज चौरी चौरा इंसिडेंट, और गांधी जी इसको विड्रॉल कर लेते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी स्टार्ट करते हैं, सॉल्ट मार्च, ठीक है, जो कि साबरमती आश्रम से डांडी तक होता है, जो कि 1930 से 31 तक चलता है। सेकेंड फेज 1932 से लेकर 1934 तक चलता है, फिर इसको विड्रॉल कर लिया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए एग्जामिनेशन में। कनकलता बरुआ के बारे में भी असम से थे ये, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहां पर हमने एनडीए के हिस्ट्री के पेपर को कवर किया है। आप अगर पूरे पेपर को एनालाइज करें तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा कि क्वेश्चंस डायरेक्ट थे, कुछ क्वेश्चंस जो कि थे जिसको आपको स्किप भी कर सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, कई बार नहीं आता है, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में वर्ल्ड हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है कि क्या क्या टर्म्स हैं, क्या क्या टर्म्स बोले जा रहा है, वो चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चंस कई बार डायरेक्ट आए हैं, पीवाईक्यू से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको समझ में आया क्या वेटेज है एग्जामिनेशन का, मेडिवल से क्वेश्चन कहां से आ रहा है। मेडिवल से क्वेश्चन विजयनगर से कई बार 2 क्वेश्चन आए विजयनगर से, ठीक है। एंशिएंट से क्वेश्चन कितना आया वो आपको समझ में आया, मॉडर्न से वेटेज कितना था वो आपको समझ में आया। तो आप क्वेश्चन को देखें, समझें, चारों ऑप्शंस को प्रिपेयर करें और पीवाईक्यू को अपना बेस बना के चलें। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हिस्ट्री के 80%, 70 से 80% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। सो हमने मैक्सिमम आपको दिखाया, सारे क्वेश्चंस कवर किए, प्रॉपर आंसर की के साथ कवर किया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।